नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है फीडको एग्रोकार्ट प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर सतीश कुमार महतो जी को। तो सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सतीश जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि फीडको एग्रोकार्ट प्राइवेट लिमिटेड है क्या और ये कैसे लोगों को सर्व करता है? ये एक एग्रीटेक कंपनी है जो वैल्यू चेन मैनेजमेंट के फंक्शन पे काम करती है। हम एक इंटायर सोल्यूशन देने का कोशिश करते हैं फार्मर को, जो उसके उत्पाद हैं, उनके उत्पाद जो भी निकल रहे हैं फल से लेकर जड़ तक। हमारी प्लेटफॉर्म एक ऐसी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कर रही है जिसमें वो सारे किसान अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। A to Z है, ये अवेलेबल है, वो कर रहे हैं। कब और कैसे आपको ये स्टार्ट करने का आइडिया आया? कब ये बीज आपके माइंड में आया कि ऐसा कुछ करना है? एक्चुअली पढ़ाई के दौरान ही, जब मैं MBA कर रहा था, उस दौरान ही मैंने एग्रीकल्चर में ये चीज़ को बहुत गहरा अध्ययन करके ये एनालाइज कर लिया था कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। जो हमारा उत्पाद है उसका मार्केटिंग का चैनल बहुत वीक है। हम लोग सही वे पे मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, लिंकेज नहीं हो पा रहा है, किसानों को प्रॉब्लम है। तो इस प्लेटफॉर्म का सॉल्यूशन एक बेहतर निकाल पाया कि वैल्यू चेन मैनेजमेंट का एक फंक्शन ले आए जो एक सिस्टम में काम करेगा, स्मूथ काम करेगा किसानों के लिए। ये जो आपका सप्लाई चेन है एग्रो प्रोडक्शन का, तो इसमें आप वैल्यू एडिशन कैसे इंश्योर कर पाते हैं अपने सप्लाई चेन में? क्योंकि हमारी प्लेटफॉर्म एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, ये सारी सुविधा पैकेजिंग एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराती है। और इसमें एक अलग से बेनिफिट ये है कि फार्मर अपना फल से लेकर जड़ तक को बेचने की सुविधा देते हैं। मतलब एक्स्ट्रा रेवेन्यू वो जनरेट कर सकते हैं। फार्मर को टाइम सेविंग मिलता है, उनका कॉस्ट कटिंग घट जाता है, जो बाज़ार ले जाके उनको जो ज़्यादा पड़ जाता था, बल्कि नेचर का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। कमीशन एजेंट, मिडिल मैन, ये सब ख़त्म हो जाते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। इनसे उनका रेवेन्यू में 20 से 30% का इजाफा होता है। क्या क्रिटिकल इश्यूज या प्रॉब्लम्स किसानों को फेस करने पड़ते हैं अपने प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने के लिए? मेजर प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा हर सेगमेंट में वही है, बेचना। जब भी किसान अपना उत्पादन करते हैं तो सब मेजर प्रॉब्लम आता है बेचना। उत्पादन तो हो जाता है, तो मेजर प्रॉब्लम उत्पादन को बेचना होता है। वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक टेक कंपनी का नींव रखा, जो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, दोनों तरह से फील्ड विजिट करके किसान हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करके वेबसाइट के जरिए हर तरीक़ा से हमारे से रीच कर सकते हैं, हमें बेच सकते हैं प्रोडक्ट। हमारे साथ अलग अलग तरह के कस्टमर रहते हैं, उनको हम जिनके रिक्वायरमेंट के आधार पर डील करते हैं। आपकी स्टार्टअप के माध्यम से किसानों को क्या क्या बेनिफिट्स मिल पाते हैं और साथ ही किस किस वर्ग को बेनिफिट्स मिल पाते हैं? हमारे साथ जो भी फार्मर काम करते हैं, चाहे वो वुमेन हो, चाइल्ड हो या बड़े बुजुर्ग जो भी काम कर रहे हैं, वो सभी तरह के लिए ओपन प्लेटफॉर्म है। सभी को एक ही तरह का व्यवस्था मिलता है, किसी के साथ कोई हिडन नहीं है। कोई भी रेट के मैटर में या फिर प्रोडक्ट बेचने के मैटर में कोई हिडन चार्ज नहीं होता या हिडन कुछ भी नहीं है। यहाँ ओपन है सबके लिए। ऑनलाइन सेलिंग, डिस्पैच, ये सब का भी कोई व्यवस्था है आपके स्टार्टअप में उन फार्मर्स के लिए? किस प्रकार से? फार्मर को जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आता है या फिर वो इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे पास कैबेज है, कितना मीट्रिक टन है, ये होता है, डील हो जाता है, रेट क्लियर होता है। ठीक है, व्हीकल आपके फील्ड जाएगा, उठा लेगा। पैकेजिंग मटेरियल आप हमारे वेयर हाउस से या जो हमारा ब्रांच है वहाँ से ले लीजिए, तो वो डायरेक्ट खेत से पैक होगा, वहीं से हमारी ट्रांसपोर्ट जाएगी, उठाएगी। अगला जो प्रोसेसिंग यूनिट जाना है या मैन्युफैक्चरिंग पे बेस पे जाना है या फिर रिटेल सेगमेंट में जाना, वो वहाँ पर डिस्पैच होगी। सतीश जी, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रहती है फार्मर्स के लिए वैल्यू चेन मैनेजमेंट को लेकर? इसमें हम लोग एक बेहतर मैनेजमेंट फंक्शन लाते हैं ईजी वे पे को। जैसे होता है कि फार्मर के साथ कम्युनिकेशन अच्छा बनाना, रिलेशनशिप बिल्ड करना। इसमें क्या होता है, बाज़ार में ये सब अवेलेबल नहीं हो पाता था। तो हमारे साथ रिलेशन ये है कि किसी को पेमेंट को लेके झिक झिक करना नहीं पड़ता है। सारे किसानों को एक साथ सुविधा मिलती है कि चलो आप प्रोडक्ट एक बार डिलीवर कर दिए, अकाउंट में आपका पेमेंट आया, कम अमाउंट में है तो कैश में आपका डील हो गया। तो एक सॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। इसमें किसानों का टाइम सेविंग होता है, उनका बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं होती है, और जो अलग से बल्कि नेचर होता है वो सब ख़त्म हो जाता है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो ऐसे अनगिनत सुविधाएं हम दे रहे हैं
उन लोगों को, ताकि वो हमसे जुड़ के काम करें। और ये जुड़ के काम कर रहे हैं हमारे रांची जिला क्षेत्र में, गुमला जिला क्षेत्र में, खूंटी में अच्छे काम हो रहे हैं। बहुत सारे किसानों के हमारे पास नंबर देखा जाए तो 10,000 से ऊपर किसान हैं जो डायरेक्ट वे पे हमें ही सेल करते हैं कुछ पार्टिकुलर क्रॉप को। अलग अलग ग्रेड या क्वालिटी ऑफ गुड्स को लेकर आप क्लैरिफिकेशन कैसे करते हैं, और साथ ही देखिए, क्या कस्टमर्स का भी आपने सेगमेंटेशन कर रखा है? कस्टमर का सेगमेंटेशन होता ही है, क्योंकि कस्टमर अलग अलग तरह के होते हैं। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, हर तरह के बायर्स हैं। कोई इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, रिटेल वेंडर्स होते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट हैं। तो क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट का डिमांड होता है। किसी को सस्ते रेट में चाहिए तो उनका क्वालिटी जो है वो उस बेस पे ही जाते हैं जहाँ पे उनका बल्क में वो अवेलेबल पर है। अगर प्रोसेसिंग यूनिट का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो वो क्वालिटी को उतना ज़्यादा केयर नहीं करता, तो 5-10% चलता है। रिटेल सेगमेंट में जा रहे हैं, वेंडर में जा रहे हैं तो उसमें दिक्कत होती है। अब 2% भी उसमें अगर ख़राब प्रोडक्ट जाता है तो इशू होता है। तो हम कस्टमर डिज़ाइन किए हुए हैं, कौन सा कस्टमर ए ग्रेड को जाएगा प्रोडक्ट, कौन सा बी ग्रेड को जाएगा, ये डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये क्लैरिफिकेशन, प्रोडक्ट्स का डिमांड है। क्लैरिफिकेशन या कस्टमर्स का सेगमेंटेशन आप किस प्रकार से डिमांड करवाते के हैं? अनुसार होता है। जैसे कुछ होते हैं प्रोसेसिंग यूनिट हुए तो उनको रॉ मटेरियल के रूप में उस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। कोई हाईवे होटल हो गए या ढाबेज हो गए तो उनको चाहिए थोड़ा चीप रेट का सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, तो बी ग्रेड वाले प्रोडक्ट लेते हैं ज़्यादातर। और जो ए ग्रेड है फैमिली सेगमेंट में, जो जैसे अशोकनगर एरिया हो गया तो उस नगर में हमेशा ए ग्रेड का ही प्रोडक्ट जाता है। वो छटता है पहले हमारा वेयर हाउसिंग में। एरिया वाइज भी हाँ। आपने सेगमेंटेशन कर रखा है हाँ कि किस प्रकार के लोग किस एरिया में रह रहे हाँ हैं? हाँ, वो डेमोग्राफी करना पड़ता है। आपने ओपन मार्केट सोल्यूशन लाया है फीडको एग्रोकार्ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से, कैसे हम जानना चाहेंगे? ये एक एक सिस्टमेटिक वे पे इम्प्लीमेंटेशन है अपना कंपनी का जो विज़न था उसको। इस वजह से हम इस तरह का काम कर रहे हैं। एक सिस्टम, एक मैनेजमेंट फंक्शन जो स्मूथली काम करे, लोगों को जो ऑपरेशन में है, मार्केटिंग में है, जो चैनलाइज हैं, वो स्मूथली काम करेंगे तो फंक्शन इजी होगा, तो कोई भी काम इजी वे पे होगा, तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी फार्मर जुड़ के काम करेगा। और कोई भी क्लाइंट भी काम करना चाहेगा। क्लाइंट अगर चाहेगा हमको 20 मीट्रिक टन ये चाहिए प्रोडक्ट, अगर उनको समय के साथ वो डिलीवर हो जाता है तो वो आगे काम करेंगे हमारे साथ जुड़ के, वरना नहीं करेंगे। और ये सब अगर 20 मीट्रिक टन चाहिए तो एक फार्मर के पास नहीं होता है, उसको हम अलग अलग फार्मर से सेगमेंट करके मंगाते हैं, स्टॉक करते हैं, एक जगह उसको जमा करके फिर वो डिलीवर होता है। फर्म टू फर्म सेगमेंट का बिजनेस क्या है और इसके माध्यम से आप कैसे अलग अलग वर्ग के लोगों को आपस में कनेक्ट करते हैं? फर्म टू फर्म ये क्या है, F2F एक अलग मॉडल है मेरा, जो मैं किसान से खरीद के किसान को ही बेचता हूँ। जैसे मैं बोला था फल से लेके जड़ तक बेचने की सुविधा है हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे मक्का होता है तो मक्के को फ्रोजन करने के लिए दूसरी कंपनियों को सप्लाई किया जाता है, फिर उसका बच जाता है उसका मटेरियल रेजिड्यू के रूप में उसका डंटल को हम डेयरी फार्म को सप्लाई कर देते, जो उसका फीड के रूप में यूज़ होता है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब था जब इस क्षेत्र में स्वीट कॉर्न का चालू हुआ था खेती। आज के डेट में हमारे पास लगभग 1,500 मीट्रिक टन साल में हम सेल कर रहे हैं इसको। तो 1,500 मीट्रिक टन मतलब एक साल में हम कम से कम 45 लाख से 50 लाख हम फार्मर को एक्स्ट्रा रेवेन्यू दे रहे हैं, उतना का पैसे का वो बेच रहे हैं। तो वो पैसा हम बना रहे हैं, एक तरीके से हमारी प्लेटफॉर्म उसको मार्केट दे रही है तो पैसा बन रहा है। और दूसरे फीड इंडस्ट्री में अच्छा खासा यूटिलाइजेशन हो रहा है, हमारा दूध का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और डेयरी फार्मर का इनकम बढ़ रहा है उससे। फीडको वर्ड कहाँ से आया? फीडको एग्रोकार्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम आपने क्यों चुना? कैसे ये नाम आया आपके माइंड में? एग्रोकार्ट का मतलब साफ है कि ये एग्रीकल्चर बिजनेस से रिलेटेड है। फीड वर्ड मैं इसलिए लाया कि हाँ, फीड वर्ड से ही फीड को लिया गया है। फीड का मतलब सर्व करना, लोगों के बीच में भोजन का प्रबंधन करना। तो ये किस वर्ग या किस चीज के लिए स्पेशल भोजन का प्रबंधन कर पा रहा है? ये भोजन का प्रबंधन से, हाँ, सभी तरह के जितने भी हमारे वातावरण में जितने भी जीव जंतु हैं सभी का व्यवस्था फीडको कर सकती है। हमारी सोच है और हम उसी सोच के आधार पे फीडको वर्ड का ये लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम जानवर को भी फीड दे रहे हैं, इंसान को भी जो उनका रिक्वायरमेंट है फूड का वो भी सर्व कर रहे हैं, इंडस्ट्री को भी जो प्रोसेसिंग यूनिट है उनको जो रिक्वायरमेंट होता है कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो फास्ट फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उनको भी हम सप्लाई कर रहे हैं, उनके भी
सेवा दे रहे हैं। ये हमारी प्लेटफॉर्म है, अलग अलग वे पे सभी लोगों का सेवा दे रहा है, फीड कर रहे हैं, हम सभी को चला रहे हैं, उनका जीवन शैली बेहतर चल पाए रोज इसको लेकर। कभी मशीन की दिक्कत, कभी रॉ मटेरियल्स की दिक्कत, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ऑफ सीजन में आप सबकी कस्टमाइज्ड क्वांटिटी और क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा करते हैं? ये एक्चुअली होता है, दिक्कतें तो होती है ऑफ सीज़न में, बहुत सारे ऐसे टाइमिंग आ जाते हैं जिसमें सीजनली प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट स्टॉक रखा जाता है। कुछ जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपने आधार पर डिमांड को स्टॉक लेती हैं, तो हम लोग हैंडल करते हैं सिचुएशन को देखते हुए। अगर बहुत क्रिटिकल है तो मतलब क्या सोल्यूशन क्या निकाल रखा है आपने उसके लिए? सॉल्यूशन ये निकालते हैं, जैसे अभी स्वीट कॉर्न में मतलब जो रेजिड्यू है वो थोड़ा कम हो गया, तो इसके जगह में दूसरे चीज़ जैसे बादाम अभी हार्वेस्टिंग फेज में है, तब बादाम का जो पौधा है उसको सप्लाई कर दिए। मटर का है, मटर का पौधा है उसको सप्लाई। क्या कोई स्टोरेज फैसिलिटी या वेयरहाउस फैसिलिटी भी आप अवेल कर पा रहे हैं इसके लिए? अभी तो वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है हमको, डायरेक्ट वे पे फील्ड से उठता है और जगह में जिसका रिक्वायरमेंट है पहुंच जाता है वो। अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस को मीट करने के लिए मार्केट का डेटा और एनालिसिस आप कैसे उसको फुलफिल करते हैं? फार्मिंग जब जिस एरिया में भी जिस पोटेंशियल क्रॉप का होता है उसको हम लोग डेटा एनालाइज करते हैं। जैसे कोई एरिया है रामगढ़, उस ज़िले में कुछ कुछ ऐसे ब्लॉक है जिसमें गाजर का खेती बहुत अच्छा मात्रा में होता है। कुछ रांची ज़िले के कुछ ब्लॉक है उसमें स्वीट कॉर्न का खेती बहुत अच्छा मात्रा में होता है। तो इसमें हम लोग डेटा एनालाइज कर लेते हैं कितना सीड लगा है हर 3 महीने में, क्योंकि ये फसल 3 महीने का होता है। सीजन 4 टाइम का ले लेते हैं, 4 टाइम में कितना सीड लग रहा है, इससे उत्पादन कितना होगा, मार्केट में कितना प्रोडक्ट आएगा, इसके आधार पर हम डेटा ले लेते हैं। कस्टमर को उसी आधार पर डील करते हैं कि आपको अगर 100 मीट्रिक टन चाहिए तो हमको ये सीज़न में आपको अवेलेबल कराएंगे। मार्केट डेटा और एनालिसिस करने के लिए क्या आपने फील्ड एग्जीक्यूटिव्स या फील्ड के लिए कुछ लोग भी रखे हुए हैं? जी, हमारे फील्ड एग्जीक्यूटिव होते हैं, खुद हम भी जाते हैं जगह तो में। वो ऑन ग्राउंड जब हाँ, मार्केट में उतरते हैं तो किस प्रकार से आप तक वो डेटा पहुंचाते हैं आपकी फील्ड के वो executives? एकड़ के अनुसार होता है, कितने एकड़ में लगा है, कितना किलो सीड लगा है, उसके आधार पे हम लोग प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। झारखंड में फिलहाल किस किस जगह पे आपका ये फुल टाइम ऑपरेशन में स्टार्टअप चल रहा है? अभी हमारा रांची ज़िला में चल रहा है, गुमला ज़िला में, लोहरदगा में, आपका खूंटी ज़िला में, रामगढ़, हजारीबाग, बालूमाथ में अभी कुछ चालू हुआ है। इस सब जिलों में मेरा ऑपरेशन है। कॉर्न सिल्क में बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जिसका आपने बहुत बखूबी से इस्तेमाल किया है, कैसे हम जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल, कॉर्न सिल्क एक्चुअली अगर बड़े शहरों में देखा जाए तो कॉर्न सिल्क टी के नाम से बेचा जाता है, उसका चाय बना के। तो ये एक्चुअली में बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टी गुण होते हैं। किस प्रकार से मेडिसिनल? फार्मास्यूटिकल है गुण, इसमें किडनी वगैरह जो बीमारी है वो साफ़ करने का अच्छा खासा यूटिलाइजेशन है उसमें। आप रिसर्च में भी इस सबको देख सकते हैं और ये काफ़ी यूजफुल था। तो हमारे पास स्वीट कॉर्न का या फिर देसी भुट्टा का बहुत अच्छा फार्मिंग का स्केल है, हमारे झारखंड में बहुत अच्छा होता है, सरप्लस है हमारे पास। तो इसका सिल्क आज तक कोई इसको सोच नहीं पाया था कि ये बिकेगा। कोई हमारे पास जो यूट्यूब वगैरह में हम डाल दिए तो उससे हमारे पास बायर आए कि ये प्रोडक्ट हमें चाहिए, तब जाके हमको ये समझ में आया कि ये बहुत सारा चीज़ है जिनका रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में, लेकिन हम लोग इसको मार्केट नहीं कर पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं ये कहाँ बिकेगा। अल्टीमेटली मुझे बायर मिला, हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं, आगे इस पे बड़े स्केल पे मार्केटिंग होगी और रेवेन्यू का एक एक्स्ट्रा सोर्स हम जनरेट कर दिए हैं। इसमें किसान को एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा इससे। जिरका या कमज़ोर फसल क्या होता है और इसका आपने क्या सोल्यूशन निकाला है? साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि डेयरी प्रोडक्ट्स में ये कैसे एक वैल्यू ऐड ऑन कर रहा है? ये एक कॉमन प्रॉब्लम है फार्मर सेगमेंट में, कॉमन प्रॉब्लम है कि अगर मौसम ख़राब हुआ या फिर किसी और तरह के सीड खराब हुए तो पौधे में जो ग्रोथ होना है वो होता नहीं है, किसान को नुकसान होता है। तो इस केस में हम करते क्या है कि बहुत सारे, जैसे कोई फसल अगर हाफ एज में आ गया तो उस एज में होता क्या है, कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइजेशन है। तो हम क्या करते हैं, जैसे गाजर का मैटर में हुआ तो गाजर में 20% छोटे गाजर या टेढ़े मेढ़े या ऐसे निकल जाते हैं, तो वो जनरली वो किसान थ्रो आउट कर देता है या फिर लोकेलिटी में पशु वशु को दे देता है। तो उसका एक मार्केट में जो कमर्शियल होना है वो नहीं हो पाता है, उसका रेवेन्यू नहीं आता। हमने एक सॉल्यूशन निकाला, क्यों ना डेयरी इंडस्ट्री को न्यूट्रिएंट फूड चाहिए,
तो गाजर में बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट वैल्यू होता है, तो क्यों ना एक ऐसा फंक्शन ला के इसको कटिंग करके शेप में ला के एक कैरेट में पैक करके हर डेयरी फार्म को सप्लाई किया जाए, वो वहाँ तो से डेयरी फार्म्स को इनसे कैसे लाभ और हो उनको पा रहे हैं? न्यूट्रिएंट अच्छा खासा फीड में मिल जाता है, मतलब क्योंकि उनके गाय को और गाय को चारे के रूप में अच्छे न्यूट्रिएंट फीड मिल जाते हैं, क्योंकि अच्छा प्रोटीन है, हेल्थ बेनिफिट मिलता है, दूध में बेनिफिट्स मिलता है, तो वो काफ़ी यूटिलाइजेशन है बढ़िया। तो ऐसे अनगिनत चीज़ है, जैसे कैबेज हो गया, कैबेज में भी परेशानी हुआ लॉकडाउन के टाइम, ऐसे हो गए या फिर सस्ते हो गए, उस केस में अब 4-5 रुपये किलो हो गए, किसान को कुछ बजट में नहीं आता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको मीट्रिक टन में उठाना चालू करते हैं, डेयरी इंडस्ट्री को सर्व कर देते हैं, क्योंकि उनका भी कॉस्टिंग 20-25 रुपये किलो, कोई भी फीड कम नहीं आता है उससे। तो अगर मान जाओ 10 रुपये किलो उनको वो मिले तो क्यों ना वो यूज़ करें, क्योंकि सीजन में होता है, ऑफ सीजन में उस तरह का दिक्कतें होती है लोग। मतलब कमजोर फसल या ज़रका फसल के कारण जो पहले उनका कम्प्लीटली वेस्ट जा रहा था, उसमें हम एग्रो रेवेन्यू प्रोडक्ट्स, वो अब उसी को इनकम के फॉर्म में कन्वर्ट कर इनकम फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, यूटिलाइजेशन में ले आए आपके इनोवेशन के माध्यम से। हाँ, अभी हाल ही का आज का ही घटना है, मक्के का ऐसा पौधा आया, वो सीड में प्रॉब्लम आ गया, उसका फसल हुआ नहीं, पूरा पौधा काट के मैं सप्लाई कर दिया उनको, उसका जो मिलना था वो मिल गया उनको। आपकी कंपनी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में भी काम करती है, आप इसमें किस प्रकार से डेवलपमेंट कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आप इसमें किस प्रकार से देख रहे हैं? एक्चुअली देखा जाए तो हमारा झारखंड जैसा स्टेट, हमारा फॉरेस्ट रिसोर्स है, उस पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है हमारे ट्राइब्स का, हमारे जो भाई बहन हैं उनका, तो क्यों ना एक ऐसा फंक्शन डेवलप किया जाए कि हमारा जो एग्रीकल्चर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उस पर एक बेहतर मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म लाए। आज तक हमारा जो डेटा है वो हमारा गवर्नमेंट का भी या फिर ऐसे भी, तो हमारे पास ऐसा एक्चुअल डेटा नहीं है कि हमारा फॉरेस्ट रिसोर्स कितना है, हम लोग इस पर कैसे पैसे बना सकते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे रिसोर्स हैं जिसका बेहतर मार्केटिंग किया जाए तो ऑल ओवर इंडिया क्या फॉरेन में भी अच्छा खासा प्रोडक्ट साबित होगा, लेकिन वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आने वाला कल में जैसे जैकफ्रूट्स है, झारखंड में अच्छे खासे होते हैं, तो फ्रोजन करके इसको बाहर भेजा जा रहा है, इसका बीज का अच्छा खासा प्रोसेसिंग करके बीज में कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है, और भी वो सब्जी के रूप में यूटिलाइजेशन है, या फिर जो उसका कोआ है उसका पाउडर फॉर्म में क्रिएट किया जा रहा है। ऐसे अनगिनत चीज़ें हैं मैम, फॉरेस्ट रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, इमली है, महुआ है, हमारे पास चिरौंजी है जो 700-800 रुपये किलो बिकता है, अनगिनत चीज़ें हैं। तो बेहतर सिस्टम में लाके इसको अगर एम्प्लॉयमेंट में लाया जाए, बेहतर मार्केट लिंकेज दिया जाए, तो हमारा जो ग्रामीण भारत है, जो हमारा जो ट्राइब्स एरिया है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वहाँ पे रोज़गार बढ़ेगा, वहाँ के लोकेलिटी में पैसे जाएंगे, मार्केट मिले तो हमारा वही एक सोच है कि क्यों ना फीडको के जरिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया जाए जो फॉरेस्ट रिसोर्स है उसका भी एक मार्केटिंग चैनल तैयार हो, और हम इस प्रोडक्ट को नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेस दे पाए। अनऑर्गेनाइज वेंडर्स के सेलिंग में आप किस प्रकार की दिक्कतें देख रहे थे और उसको आपने कैसे फुलफिल किया? और अनऑर्गेनाइज वेंडर क्या है, वो जनरली जो फार्मर होते हैं उनका लेवल देख के डिसाइड करते हैं। अगर पढ़े लिखे हैं, थोड़ा इस तरह का है, तो उनसे सही रेट पे बात करेंगे, या फिर ये अगर कोई वुमेन है 1 सप्ताह बाद या फिर 1 महीने बाद अगर मंडी में अपना प्रोडक्ट बेचने जाती है तो गारंटी है कि वो अपना लॉस में ही वो प्रोडक्ट बेच के आएगी। तो हम लोग क्या किया, उस चीज़ को हटाने के लिए, उस तरह का फंक्शन ना हो, तो ओपन मार्केट क्रिएट कर दिए, ताकि महिला वर्ग हो या बूढ़े बुजुर्ग जो भी है, जो अनपढ़ भी है, उनके लिए भी एक साफ चेहरा हो, किसी के साथ हाइड ना हो काम, किसी के साथ भी वो क्लियर धोखा ना हो कि कोई भी है, छोटे बड़े सब एक रेट पे बेच के जा रहा है प्रोडक्ट, इसमें किसी को गिल्टी फील नहीं होगा। कॉर्न कॉप्स मक्के की हांडी, इसको आप एक बहुत खूबसूरत स्वरूप देने के प्रयास में हैं, जिसमें एज अ फर्टिलाइजर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं बायोचार के रूप में, और एज अ फ्यूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं बायोगैस के फॉर्म में, बायोकोल के फॉर्म में। तो ये आप किस तरह से कर पा रहे हैं, ये हम आपसे जानना देखिए, हमारे पास झारखंड में मक्के का उत्पादन सरप्लस में है। आज तक कोई भी ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं है जो मक्के का हांडी का मार्केटिंग को लेके सोचे, उनको बेचने को लेके, जबकि ये जनरली मक्का खा के हम फेंक देते हैं उसकी वो हड्डी को, जबकि ये मीट्रिक टन में हमको लाखों करोड़ रुपया बना सकते हैं इससे। तो ये एक चैलेंजिंग जॉब है। अगर किसानों को आज भी किसी को पता नहीं कि कॉप्स बिकता है, हमारे क्षेत्रों में तो आज तक किसी को नहीं, तो हमने ये डिज़ाइन किया, क्यों ना इसका एक ऐसा मार्केटिंग तैयार किया जाए, जो बायोकोल वाली कंपनियां हैं वो हमसे कॉर्न कॉप्स खरीद ले, या फिर जो बायोचार मैन्युफैक्चरर है वो कॉर्न कॉप्स खरीद ले। इससे एक बहुत बड़ा
प्रोडक्ट तैयार होगा जो अच्छे खासे रेटों में बिकता है। लोगों के बीच अपने कंसेप्ट को धरातल पर लाने के लिए आपने क्या कुछ चैलेंजेस का सामना किया और कैसे आपने उसको ओवरकम किया? देखिए, जब शुरुआत हुई थी इस चीज़ की लेके, तो जब हम ये बिज़नेस प्लान बताते थे लोगों को पेपर में या फिर लैपटॉप खोल के, जब पावर पॉइंट में दिखाया जाता तो लोगों को जनरली ये सब बहुत ऊपर ऊपर जाता था, क्योंकि लोगों को उतना अंडरस्टैंड नहीं था कि ये बंदा जो बोल रहा है वाकई में इम्प्लीमेंट कर पाएगा या फिर जो कह रहा है वो होगा, क्योंकि जनरली ट्रेडिशनल मॉडल को लोग जानते थे। आज ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों को जब सेवा मिल रहा है, लोगों का चीज़ें बिक रही है, तब जाके से उन लोग को ये क्लियर हो पाया, हाँ जो फीड को जो सोचा था वो करके दिखाया और वाकई में इस बंदे के जो विज़न है उससे हम लोग को फ़ायदा हुआ है। इसीलिए आज हमारी कंपनियों से हज़ारों किसानों का संख्या जुड़ा हुआ है और सेवा दे रहे हैं हम लोग। डेली हर दिन बढ़ रहे हैं, हर दिन अलग अलग डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में। टारगेट ऑडियंस या क्लाइंट्स आपके स्टार्टअप में कौन कौन से रहते हैं जिन पे मुख्य रूप से आपके स्टार्टअप का फोकस रहता है? हाँ, ज़्यादातर मेरा जो क्लाइंट्स हैं वो B2B सेगमेंट के हैं, जो इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं, बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं या फिर रिटेल वेंडर हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, हॉस्पिटल्स हैं। मतलब फार्मर्स के साथ साथ ये लोग और हाँ, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी हाँ, हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं। उसके बाद आपका डेयरी फार्म्स हैं, गोट फार्म है, पिगरी फार्म्स हैं, या फिर जो जैविक उद्यान वगैरह होता है, जैसे बिरसा जैविक उद्यान हो गया, तो इनमें जानवर जो रखे जाते हैं उनको फीड के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर बेस का चाहिए होता है, तो वो हमारे कस्टमर कैटेगरी में आते हैं। आपके स्टार्टअप को चलाने के लिए आपने किस किस प्रकार के रेवेन्यू जनरेशन मॉडल्स एस्टैब्लिश किए हुए हैं? ये 3 तरह के हैं, B2B सेगमेंट का, F2B एंड F2F, ये 3 सेगमेंट है मेरा रेवेन्यू मॉडल। किस तरीके से इन तीनों के माध्यम से रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं आप? जैसे हम किसान का प्रोडक्ट, जैसे मक्के का डंठल खरीदे तो डेयरी फार्म को सप्लाई किया, तो उसमें हमारा एक फिक्स मार्जिन है 20%, 25%। अगर रिटेल वेंडर को जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल बायर को जाए, उसमें 20% का मार्जिन है। तो इस तरह हमारा मार्जिन फिक्स किया। जो बल्क वाली कंपनियां, जो प्रोसेसिंग यूनिट है, उनके साथ 5-10% में काम होता है, जो मीट्रिक टन में काम करते हैं। फिलहाल में कितने लोग आपके स्टार्टअप से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं जिनको आपके स्टार्टअप के माध्यम से एक आय जनरेट हो पा रही है? अभी तो मेरे पास डायरेक्ट वे पे 12 लोग एम्प्लॉय हैं, जिनको मैं सैलरी बेस पे रखा हूँ, काम कर रहे हैं। बाकी इनडायरेक्टली वे पे लगभग 15 लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें लेबर हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, वगैरह वगैरह। जितने भी लोग आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं आपके स्टार्टअप के माध्यम से, उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल क्या रहता है? व्हीकल वाला रेंट कमाते हैं, प्लस जो FPOs हैं जिनको साथ मैं काम करता हूँ, जो बड़े FPO हैं जो बल्क में हमें सप्लाई करते हैं, वो कमीशन के रूप में डील करते हैं हमारे साथ। तो इस तरह कमीशन बेस पे हैं, सैलरी बेस पे हैं, रेंट में कोई ये बंदे कमा रहे हैं। FPOs क्या है, थोड़ा सा जानना फार्मर चाहेंगे? प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो किसान का समूह होते हैं, तो जो दूसरे क्षेत्र में, जैसे घाघरा क्षेत्र हो गया या फिर हजारीबाग का इंटायर क्षेत्र है जहाँ पे FPO बिल्ट है, क्योंकि भारत सरकार का एक विज़न है 10,000 FPO बिल्ट करना है, और जो भी काम करना है किसानों के माध्यम से ही करना है, उनके संगठन से करना है। तो हमारी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो इस तरह फंक्शन लाती है कि ठीक है, अगर वहाँ पे FPO है तो हमें ब्रांच खोलने की ज़रूरत नहीं, वो FPO को आधा लीड हम दे देते हैं कि ठीक है, आप इस तरह का प्रोडक्ट को लीड करो, इनका कलेक्शन करो, हम बाई करेंगे। आपको पैसे मिले हैं क्या कहीं से? जी, हमें स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से भी 2019 में जो झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी था उसके तहत वह 1,25,000 फंडिंग मिली मतलब थी। सरकार की बहुत सारी फंडिंग स्कीम्स होती हैं, उनमें से एक ही आपको अवेल हुआ हाँ, है। ये अवेल हुआ है। प्लस इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, उसके तहत मैं रायपुर से इनक्यूबेटेड हूँ, और IIT जो अपना धनबाद है वहाँ से मैं इनक्यूबेटेड है। तो HDFC थ्रू के जो भी हम लोग का फंक्शन हो पाया, वहाँ से वो हेल्प मिला। अगले 5 सालों में आप अपनी कंपनी को कहाँ खड़ा देख पा रहे हैं? आपका नेक्स्ट वे फॉरवर्ड विजन क्या है और आप अपनी कंपनी को किस किस फील्ड में सर्व करते हुए देख पा रहे हैं? देखिए, अगले 5 सालों में तो मैं चाहूँगा कि अपनी कंपनी 50 से 100 करोड़ के बीच जाए। अभी हम लोग फंडिंग का जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए हैं। अब आगे बढ़ने का जो रास्ता है उसी के ज़रिए हम लोग बड़े इन्वेस्टमेंट लाएंगे और आगे कंपनी को और बेहतर वे पे इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस में पहुँचाएँगे। हम आपसे जानना चाहेंगे सतीश जी कि अक्सर हर किसी के माइंड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं जो मास लेवल पे आइडेंटिफाइड होते हैं,
लेकिन उसको लेकर सोल्यूशन भी होता है, लेकिन खड़ा होने की हिम्मत नहीं हो पाती। तो कोई भी युवक, किसी भी एज ग्रुप का युवक अगर किसी स्टार्टअप को क्रिएट करने के लिए किसी इनोवेटिव आइडिया के साथ सामने आना चाहता है, तो उसके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे? क्या डूज एंड क्या डोंट्स होने चाहिए? हाँ, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है इसमें, बहुत बड़ा क्षेत्र है। जैसे अभी बायोकोल का मैं बोला, बहुत छोटा सेगमेंट नहीं है, बहुत बड़ा है। तो वो जो भी करना चाहेंगे इस फील्ड में, अपना स्टार्टअप या फिर बिजनेस, देखिए बिजनेस का जो टाइमिंग होता है वो मिनिमम 3 से 5 साल आपको देना पड़ेगा। अगर ये आपको देने की क्षमता है, आप सरवाइव कर सकते हो इस अंडर में बिना सैलरी के, बिना पैसे के, तो आप जनरली इस चीज़ को अगर जीत गए तो आप फाइनली बिजनेस में सक्सेस हो। आपको कोई नहीं रोकेगा, आपका रेवेन्यू चल उठेगा, आपको पैसा आना चालू हो जाएगा और भी बहुत सारे हेल्प मिलने लगे। लेकिन जो पहला टाइमिंग होता है ये क्रिटिकल होता है। इसमें बहुत सारे इश्यूज आएंगे, फाइनेंस को लेके, फैमिली प्रेशर को लेके, या फिर आसपास से भी जो भी है वो बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। इस सब को फेस करके आगे बढ़ना होता है। झारखंड में स्टार्टअप इकोसिस्टम को आप किस तरीके से देख रहे हैं इन सभी परिस्थितियों के बीच? अभी तो फिलहाल इस गवर्नमेंट में तो कुछ ऐसा स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेके नहीं चल रहा है। जो भी हम कर रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से कर पा रहे हैं। फिलहाल ये अभी सिनारियो इस तरह का नहीं है हमारे झारखंड में खासकर। लेकिन हम लोग एक इंडियन स्टार्टअप एसोसिएशन बना रखे हैं, अपना जो स्टार्टअप का ग्रुप है वो लोग बना रखे हैं। उसके जरिए हम लोग बहुत सारा हेल्प करते हैं, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प मिल पा रही है आपके ग्रुप और एसोसिएशन के थ्रू। उसके जरिए हम सतीश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।